अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, चैप्टर नेम से हमें पता चल रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम होता है किसी भी चीज़ के अंदर तवाज़ुन कायम करना। और केमिकल इक्विलिब्रियम है तो केमिकल्स के दरमियान में या केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से तवाज़ुन कायम किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं और केमिकल चेंजेस भी हो रही होती हैं और फिज़िकल चेंजेस भी हो रही होती हैं हमारे सराउंडिंग में। तो उनके दरमियान में इक्विलिब्रियम कैसे होता है? अब इनमें से मोस्ट ऑफ दी रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट नहीं होते। यानी जब रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसी टाइम क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगेन रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टार्ट में क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्पीड अप तेज़ होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसमें रिएक्शन हमें यूँ फील होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया क्योंकि कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं हो रही होती, बल्कि एक्चुअली वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है। यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन होती है, रिवर्स रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यूसली प्रोसीड करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब इनमें एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, यानी जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में केमिकल या डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। यानी उसमें केमिकल चेंज नहीं आ रहे, बल्कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो हैं वो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन स्पीड चलता रहता है। तो ये इक्विलिब्रियम हो जाता है उसके दरमियान में। अब देखें, जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से। और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो इनमें बैलेंस कैसे है, एक इक्विलिब्रियम कैसे है इस्टेब्लिश हुआ है? क्योंकि जैसे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वो ऑक्सीजन ह्यूमंस यूज़ करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सहेल कर देते हैं इन्वायरमेंट में, और प्लांट्स अगेन उस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से यूज़ करती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो दोनों में देखें इक्विलिब्रियम कायम है। यानी अगर तो प्लांट्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते रहें और इन रिटर्न उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले, तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसका लेवल कम हो जाएगा, एक बैलेंस नहीं रहेगा। और अगर हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इनहेल करते रहें और प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो भी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और उनके दरमियान में एक बैलेंस नहीं होगा। तो ये होता है कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। 2 स्पीशीज़ होती हैं इस रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं हम
ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और हीट में, यानी ये कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, बट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। तो इसमें हमारे पास बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बेटे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखें, एक हमने एरो की बैक साइड पे लिखी और एक हमने एरो के फ्रंट पे लिखी। अब जो एरो की टेल वाली साइड पे 2 सब्सटेंस हमने लिखे हैं, इनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का, और जो एरो की हेड की तरफ हमारे पास सब्सटेंस बना है वो होता है प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंबाइन हो रहे होते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो रिएक्शन के अंदर कंबाइन हो रहे होते हैं। इन दोनों के दरमियान में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से हमारे पास जो चीज़ बनती है, इसके रिज़ल्ट में जो चीज़ हमारे पास बनती है वो होता है प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, इनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन हुआ और एक केमिकल बॉन्ड बना, और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनी वो वाटर है, और उसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। रिएक्शन की टाइप्स अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 टाइप के रिएक्शन हम देखेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और सेकंड है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, यानी 1 डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये दोनों 2 डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। उसमें ये होता है कि दोबारा से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, यानी एक ही बार रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्शन एक ही साइड पे गया, एक ही साइड पे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये रिवर्स नहीं होता। इस इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान में हम इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखें, ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो इन्होंने वाटर बना दिया, वाटर हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये वाटर जो है ये दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन यहीं तक रहेगा, और इसको हम एरो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन चूँकि हमने कहा कि ये 2 डायरेक्शंस में मूव करता है, इसमें क्या होता है कि रिएक्शन जिसके अंदर ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं, यानी एक बार तो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। अब अगेन क्या होगा कि प्रोडक्ट रिकम्बाइन होंगे और वो फिर से रिएक्टेंट बना देंगे। इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से, और ये रिएक्शन जो होता है ये कंप्लीट नहीं होता, यानी ये कंप्लीट नहीं होता बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, फिर रिवर्स रिएक्शन होता है, तो इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो रिएक्शन होता है ये 2 तरह से होता है कि इसमें 2 रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिवर्स रिएक्शन होता है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास 2 रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। जब हम एरो को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली डायरेक्शन शो कर रही है फॉरवर्ड रिएक्शन को, एक सीधा जा रहा है। ये जो एरो है जो हम उल्टा लिख रहे हैं ये डायरेक्शन शो करवा रही है रिवर्स रिएक्शन को, यानी ये रिएक्शन रिवर्स हुआ, उल्ट हो गया उसका, तो इसलिए हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी अगर एक एग्जांपल देखें रिवर्सिबल रिएक्शंस की, एग्जांपल में हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल में
हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन है ये एक्चुअली क्या है, ये रिएक्टेंट्स है। इससे बनेगा क्या, इससे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल बनेगा। अब देखिए इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो पर्पल कलर का होता है, यानी हाइड्रोजन का कलर पर्पल है। तो इससे हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में चेंजिंग किस तरह से हो सकती है। लेकिन ये जो आयोडाइड बना, हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। जब यहाँ पर रिएक्शन हो रहा था तो ये जो पर्पल कलर था हाइड्रोजन आयोडीन का, ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया, फेड होना स्टार्ट हो गया, यानी ये कम हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा था इसका पर्पल कलर। और इस तरह से आयोडीन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। अब उसी टाइम पे क्या था कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड बने थे उसने रिकम्बाइन होकर आयोडीन और हाइड्रोजन बनाना स्टार्ट कर दिया। जब ये रिकम्बाइन हो रहा था, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि पहले हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस था, लेकिन जब ये दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने लगा तो इसमें हाइड्रोजन का जो पर्पल कलर था वो अपेयर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने आयोडीन बनाना था और आयोडीन का कलर पर्पल होता है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, जब इसने आयोडीन बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ से आयोडीन का कलर भी अपेयर होना स्टार्ट हो गया। ये रिएक्शन करवाया जाता है एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर। अब चूँकि ये हमने इस तरह से एक ही एरो लगाया तो ये रिएक्शन जो था ये फॉरवर्ड रिएक्शन था हमारे पास, यानी एक ही डायरेक्शन में इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब अगेन क्या होता है कि अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं तो ये चूँकि कलरलेस है यहाँ पर, अब क्लोज्ड फ्लास्क में हमने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, उसको हीट किया, तो इसमें आयोडीन का कलर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद ये बना देगा हाइड्रोजन और आयोडीन को। अब चूँकि प्रोडक्ट ये था ना, यहाँ देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास ये प्रोडक्ट था, अब प्रोडक्ट दोबारा से चेंज हो गया रिएक्टेंट्स में, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिवर्स रिएक्शन होगा। ओवरऑल जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो इसको अब हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन भी है और फॉरवर्ड रिएक्शन भी है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, कलरलेस है, और रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन और आयोडीन, यानी ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था तो हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन हो रहे थे और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे थे वो ब्रेक होना स्टार्ट हुए और ये हाइड्रोजन और आयोडीन में भी कन्वर्ट हो रहे थे। अब एक स्टेज ऐसा आया जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, अब इनके दरम्यान में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी स्पीड से ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसलिए हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, यानी ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और रिवर्स रिएक्शन में, और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से फॉर्मेशन होती है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। तो अगर हम एक ओपन फ्लास्क लें और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज़ हमारे पास बनती है प्रोडक्ट में। अब इसमें देखें कि एक हमने ओपन फ्लास्क ली और उसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया, तो इससे हमारे पास
कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स थे और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास प्रोडक्ट था। अब स्टार्ट में तो सिर्फ कम्बिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कम्बिनेशन हो रहे हैं, यानी दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कम्बिनेशन है। अब क्या होगा कि इसी टाइम पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ब्रेक होकर अगेन इसकी जो डिकम्पोजिशन होगी, ये डिकम्पोज होगा और ये क्या करेगा, ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देता है। और इस रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, स्कैप हो जाती है, उस फ्लास्क में से बाहर निकल जाती है। ये जो एरो का साइन है जब हम ऊपर की तरफ लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से गैस इवॉल्व हो रही होती है उस रिएक्शन में से। अब देखें ये ओवरऑल रिएक्शन इस तरह होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इससे बनेगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगेन क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा और वो बना देगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने CaCO3, एक इसमें होगा फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर रिवर्स रिएक्शन। अब देखें इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगेन रिकम्बाइन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। यहाँ पे भी देखें दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हुई कैल्शियम कार्बोनेट की, वहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। रिवर्स रिएक्शन में कम्बिनेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का और वहाँ से हमारे पास बनी कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसमें देखें स्टार्ट में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट स्लो होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे कम्बिनेशन हो रही थी। अब इसकी ब्रेक डाउन में, इसकी डिकम्पोजिशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी वो वहाँ से स्कैप नहीं हो रही थी बल्कि वो उसके अंदर ही थी, तो इस वजह से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, इसका रेट फास्ट था, यानी प्रोडक्ट अभी हमारे पास कम बने थे और कम ही रिकम्बाइन होकर वो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ गया और रेट ऑफ रिवर्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो कम हो गया, क्योंकि पहले कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा थी और प्रोडक्ट्स की कम थी। फिर क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स जब ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे थे, तो इस वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। और इस तरह से फिर एक स्टेज ऐसा आया जब दोनों रेट्स इक्वल हो गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोथ बिकम इक्वल, क्योंकि जितनी तादाद में हमारे पास रिएक्टेंट्स बन रहे थे, प्रोडक्ट्स बन रहे थे, उतनी ही अमाउंट में हमारे पास रिएक्टेंट्स बन रहे थे। तो दोनों की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी इक्वल हो गई थी और दोनों रिएक्शन सेम रेट पर प्रोसीड कर रहे थे, रिवर्स और फॉरवर्ड, बट इन ओपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं थी, उनके सिर्फ रेट्स सेम थे। तो इसी तरह से ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वो स्टेट हमारे पास कहलाती है इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम और सेकंड होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा होता, सीज टू प्रोसीड, यानी ये रिएक्शन यहाँ पर आगे मज़ीद नहीं बढ़ रहा होता बल्कि रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये फिज़िकल फिनोमिनॉन में होता है, यानी जो फिज़िकल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर ये हो रहा होता है। अब देखें, एक बिल्डिंग है और वो स्टैंड रहती है, वो खड़ी रहती है, वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, यानी उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो सारी की सारी एक बैलेंस में होती हैं, वो इक्वल होती है। इस वजह से वो बिल्डिंग जो है वो हमारे पास वो गिरती नहीं है बल्कि वो सीधी खड़ी रहती है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि वो प्रोसीड करता रहता है दोनों डायरेक्शन में, रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके अंदर इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यानी जब भी किसी रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो वो स्टेट हमारे पास क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी दोनों रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं इक्वल रेट पर बट इन ओपोजिट डायरेक्शन में, तो वो स्टेट हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। रिवर्स रिएक्शन। अब जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही इस्टेब्लिश हो जाती है। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें किसी एक ग्राफ से, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस साइड पे है रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, चूँकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो हम दोनों के रेट्स चेक करते हैं एक ग्राफ से। अब सबसे पहले देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होना स्टार्ट हो गया। यानी इनिशियल स्टेज पर क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर था, निगलिजिबल था। अब आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज़ होता गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ करता गया। यानी स्टार्ट में तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, और बाद में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जब दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जहाँ पर दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और उसमें इक्विलिब्रियम किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। क्योंकि अगर जिस तरह से हमने आयोडीन के केस में देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन हो रहे थे, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था और हाइड्रोजन का पर्पल कलर डिसअपेयर होकर कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो जाता है। उसी टाइम पे अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रहा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसका रेट फास्ट होता है, यानी रिएक्टेंट्स की कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो रेट फास्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या था कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा होता है और वो बना रहा होता है हाइड्रोजन और आयोडीन। तो इसमें रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में कम होता है और एंड पर जाकर रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और फिर एक स्टेज पर दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं, और यानी जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं उतनी अमाउंट में फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम हो जाती है और दोनों के रेट्स भी सेम हो जाते हैं, तो दोनों में एक स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, यानी दोनों के दरमियान में एक तवाज़ुन कायम हो जाता है। ये था हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।